उत्तराखंड की जो परिकल्पना है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उस पर बात करना वास्तव में बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इतिहास में बहुत सी ऐसी क्रूर घटनाएं हुई जिसने पूरे पर्वतीय क्षेत्र को झंझोर कर रख दिया। हम सभी ने तो उत्तराखंड को एक अलग राज्य के रूप में देखा है, लेकिन इसके पीछे का इतिहास बहुत लंबा है। उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बनाने की जरूरत बहुत पहले ही महसूस हो गई थी, जिसका बहुत बड़ा कारण उनकी संस्कृति, उनका खान पान, रहन सहन था। कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्रों की अस्मिता पहचान उनसे छिन रही थी और आर्थिक रूप से उतना विकसित नहीं था जितना होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर बहुत से स्रोत थे, चाहे वो पर्यटन की बात करें या धार्मिक मंदिरों की बात करें, बावजूद इसके विकास उतना नहीं हो रहा था, जिसके चलते लोगों को महसूस हुआ कि जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी, चाहे वो शिक्षा से हो, रोजगार से हो, स्वास्थ्य से हो, जिसकी वजह से लोग अलग पर्वतीय राज्य की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने की मांग सबसे पहले 1938 में श्रीनगर में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई। स्थानीय नेताओं की इस मांग को अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन दिया था, जिसके बाद 1946 में हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के एक सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को एक विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई और 1950 में हिमाचल व उत्तरांचल को मिलाकर एक अलग हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नाम के संगठन का विकास नई दिल्ली में किया गया था। पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले 1952 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन महासचिव टीसी जोशी ने भारत सरकार को ज्ञापन सौंपकर उठाई। 1955 में फजत अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात इस क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने के नजरिए से की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। जिसके बाद 1957 में टिहरी के पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था, जिसे 1962 में चीनी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय हित के लिए वापस ले लिया गया। इसी साल 1957 में उत्तराखंड राज्य परिषद की स्थापना हुई, जो कुछ समय बाद टूट गई। 10 साल बाद 24 व 25 जून 1967 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष दयाकृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल थे। एक साल बाद 1968 में ऋषि बल्लभ सुंदरियाल के नेतृत्व में दिल्ली में पृथक राज्य की मांग के लिए प्रदर्शन हुआ। कुछ समय के लिए आंदोलन की मांग धीमी हो गई, लेकिन 30 अक्टूबर 1970 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया और पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग दोहराई। 1972 में उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली स्थित वोट क्लब पर धरना दिया। एक साल बाद 1973 में इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया और चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से वोट क्लब तक पदयात्रा की गई। 1979 में ही 25 जुलाई को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। इसके पहले अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर देवीदत्त पंत बनाए गए। 30-31 मई 1988 को भाजपा के सोवन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया और 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य के लिए पहला प्रस्ताव रखा, जिसके एक साल बाद 1991 के चुनावों में भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित कर दिया था। इस दस्तावेज को यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट माना गया। सिंह यादव ने रामाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य की संरचना व राजधानी पर विचार करने के लिए कौशिक समिति का गठन किया और कौशिक समिति ने मई 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस समय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सीएम थे। मुलायम सिंह यादव ने कौशिक समिति की सिफारिशों को 21 जून 1994 को स्वीकार कर लिया और 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन से संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा में सबकी सहमति से पास कर केंद्र के पास भेज दिया। अभी तक उत्तराखंड की जनता अलग राज्य की केवल मांग कर रही थी, लेकिन ये मांग तब आंदोलन में बदल गई जब 1994 के जून माह में मुलायम सिंह यादव सरकार ने सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की, जिसमें कुल सीटों के 50% सीट, जिसमें 27% ओबीसी, 21% एससी, 2% एसटी के आरक्षित होने की व्यवस्था थी। चूंकि उत्तराखंड में SC/ST के लोग सबसे ज्यादा हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी जाति के लोग अधिक हैं, इस फैसले से पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के पास नौकरी पाने के बहुत कम आसार बचते। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के इस फैसले के कारण उत्तराखंड के छात्र एवं युवा बौखला उठे और उन्होंने जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया। 1 सितंबर 1994 को हजारों की तादाद में स्थानीय लोग पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए सड़कों पर उतरे थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।
1 सितंबर 1994 में खटीमा गोलीकांड की घटना की सूचना पूरे कुमाऊं और गढ़वाल में आग की तरह फैल गई। ठीक उसके अगले दिन यानी 2 सितंबर 1994 को मसूरी में भी लोग प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। मसूरी में भी पुलिस की गोलीबारी में 6 लोग शहीद हुए थे। 1 सितंबर की तारीख को उत्तराखंड के इतिहास में काला दिन के रूप में याद किया जाता है और इतिहास में इसे खटीमा गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। 2 अक्टूबर को वैसे तो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में जाना जाता है, लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में एक काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जाने के लिए राज्य आंदोलनकारियों का हुजूम उमड़ पड़ा। जब वे लोग नारसन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ट्रक और बसें जल रही थीं। उसी के सामने पुलिस चौकी भी आग के हवाले हो चुकी थी। इसी के करीब 3 किलोमीटर दूरी पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर चीख पुकार मची हुई थी। इस दौरान पुलिस वालों ने निहत्तों पर गोलियां बरसाना शुरू किया। इसमें देहरादून के विकासनगर के निवासी विजयपाल सिंह रावत के पैर में गोली लगी। इस घटना में 7 लोग शहीद हुए और 4 लापता थे, जिन्हें बाद में शहीद का दर्जा दिया गया। 3 अक्टूबर 1994 को ही रामपुर गोलीकांड की खबर मिलने पर देहरादून के लोगों ने उग्र आंदोलन शुरू कर दिया। इसी बीच इस कांड में शहीद स्वर्गीय श्री रविंद्र सिंह रावत की शव यात्रा पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद स्थिति और उग्र हो गई और लोगों ने पूरे देहरादून में इसके विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें पहले से ही जन आक्रोश को किसी भी हालत में दबाने के लिए तैयार पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसने 3 और लोगों को इस आंदोलन में शहीद कर दिया। इसे देहरादून गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। 3 अक्टूबर 1994 को पूरा उत्तराखंड रामपुर तिराहा कांड के विरोध में उबला हुआ था और पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार से इसके दमन के लिए तैयार था। इसी कड़ी में कोटद्वार में भी आंदोलन हुआ, जिसमें 2 आंदोलनकारियों को पुलिसकर्मियों द्वारा राइफल की बटों और डंडों से पीट कर मार डाला गया। नैनीताल में भी विरोध चरम पर था, लेकिन इसका नेतृत्व बुद्धिजीवियों के हाथों में होने के कारण पुलिस कुछ कर नहीं पाई। लेकिन इसकी भड़ास उन्होंने निकाली होटल प्रशांत में काम करने वाले प्रताप सिंह के ऊपर। आरएएफ के सिपाहियों ने इन्हें होटल से खींचा और जब ये बचने के लिए होटल मेघदूत की तरफ भागे तो इनकी गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। श्रीनगर शहर से 2 किलोमीटर दूर स्थित श्रीयंत टापू पर आंदोलनकारियों ने 7 नवंबर 1994 को इन सभी दमनकारी घटनाओं के विरोध और पृथक उत्तराखंड राज्य हेतु आमरण अनशन आरंभ किया। 10 नवंबर 1994 को पुलिस ने इस टापू में पहुंचकर अपना कहर बरपाया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी आईं। इसी क्रम में पुलिस ने 2 युवकों को राइफलों के बट और लाठी डंडों से मारकर अलकनंदा नदी में फेंक दिया और उनके ऊपर पत्थरों की बरसात कर दी, जिससे इन दोनों की मृत्यु हो गई। इन सभी आंदोलन के बाद 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने की घोषणा की और 1998 में राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य संबंधित विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजा गया। इस विधेयक में कुल 26 संशोधन करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबारा केंद्र को भेजा, जिसे भाजपा सरकार ने 22 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया, लेकिन सरकार के गिर जाने से पेश न हो सका। 2 साल बाद 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और 1 अगस्त 2000 को उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में व 8 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ, जिसके बाद 28 अगस्त को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की और आखिरकार 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ।